अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट लेक्चर में ये जो डार्विन का नज़रिया है उसके ज़रिए मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो दूसरा पॉइंट है जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, कुदरत का इंतखाब कहते हैं, ये समझने की हमने कोशिश की है कि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये कैसे होता है। हमने यहाँ इस चीज़ को पढ़े थे कि जानदारों में ओवर प्रोडक्शन होता है, कसीर पैदावार होती है, फिर भी उनकी आबादी मुस्तकिल होती है कुछ अरसे तक। क्यों होती है? उसका रीज़न था कि उन्हें अपने ज़िंदा रहने के लिए, अपने बका के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। ये जद्दोजहद वो तीन तरह से करते हैं, इंटर और एनवायरमेंटल, यानी अपने ही नूह के जानदारों से, दिगर नूह के जानदारों से और माहौल से। अगर इसमें उनको सक्सेस होना है, कामयाब होना है, तो वो अपने आप में तब्दीली लाते हैं और ये तब्दीली फ़ायदेमंद हो, इन तीन चीज़ों के एतबार से हो, तो जाकर कुदरत उसका इंतखाब करता है और उसे यहाँ रहने की इजाज़त देता है। उस जानदार को डार्विन ने न्यू स्पेसीज़ या नई नूह कहा था और ये नई नूह इस तरह से उसका आगाज़ होता है और इसी को उसने इवोल्यूशन इर्तिका कहा था। अब ये नज़रिए से हमारे समझ में आ गया कि नेचुरल सिलेक्शन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत अहम किरदार है। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है ये इस नज़रिए से हम समझ पाए, हमने उसको समझा कि कुदरत का जो इंतखाब है, ये कुदरत का इंतखाब कैसे होता है, कैसे कुदरत जो है तो जानदारों का इंतखाब करती है, वरना कैसे जानदारों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अगर जानदार एनवायरनमेंट या ये दो चीज़ों में कॉम्पीट जो होगा उसके मुखालिफ कोई तब्दीली लाएगा तो यकीनन ये नेचर उसको रिजेक्ट कर देगा और उस जानदारों का, उस नूह का खात्मा हो जाएगा। हम देखते हैं कि कई जो जानदारों की स्पीसीज़ है आज के दौर में भी हम देखे हैं कि वो इंडेंजर्ड जोन में होती है, यानी खात्मे की तरफ होती है। कुछ एक्सटेंट होती है, खात्मा उनका हो चुका होता है या कुछ ही उसमें बची होती है, तो वो हम कहीं इन्वायरमेंटल चैप्टर में उसको पढ़ेंगे तो आपके समझ आ जाएंगे ये स्पीसीज़ मतलब क्या होती है। तो ये सब वजह होती है कि उन्होंने इस तीन जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट, उसके मुखालिफ यानी उसके एतबार से अपने आप में तब्दीली नहीं लाए। जिन्होंने तब्दीली लाए वो क्या हुआ, यहाँ पर जो है तो सिलेक्ट हो गए और ये नेचुरल सिलेक्शन का जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इस इवोल्यूशन में इर्तिका में होता है। नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत बेस्ट एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत बार इसको अलग से पूछा जाता है, उसको इंडस्ट्रियल मेलानिज़म के नाम से जाना जाता है। याद रखिए बेटा, इंडस्ट्रियल मेलानिज़म के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत बार ऐसा सवाल आ सकता है कि कुदरत का इंतखाब किसी मिसाल के ज़रिए वाज़े कीजिए, किसी मिसाल के ज़रिए उसको ज़ाहिर कीजिए, तो आपको ये इंडस्ट्रियल मेलानिज़म की मिसाल देना है। इस इंडस्ट्रियल मेलानिज़म में क्या होता है, किसे इंडस्ट्रियल मेलानिज़म कहते हैं, क्या इसकी एग्जाम्पल है, ये आप पहले समझ लीजिए। ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं, इस ब्रिटेन में 1845, ध्यान दो बेटा, 1845, ये जो ईयर है, ये जो साल है, ये इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन का ईयर कहलाता है। सनती तौर पर एक बड़े पैमाने पर तब्दीली, उत्क्रांति जिसे कहते हैं, वो इस ईयर में हुआ। मतलब ये हुआ कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर ये 1845 में सनतें आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लगी और इस मुल्क का जो है थोड़ा सा चेहरा बदल गया। उसके पहले का माहौल 1845 के पहले और 1845 के बाद का माहौल, उसमें तब्दीली आ गई।
क्योंकि 1845 के बाद जब इंडस्ट्रीज़ आई तो एनवायरनमेंट में भी तब्दीली आई, माहौल में भी तब्दीली आई। और ये माहौल में आने वाली तब्दीली मतलब स्पेशली ख़ास तौर से जो आलूदगी होती है, हवा की आलूदगी, आपको पता होगा कि सनतों से निकलने वाला जो धुआं है, सनतों से निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, ये आलूदगी का सबसे बड़ा सबब होता है। 1845 से पहले जब इंडस्ट्रीज़ कम थी तो बहुत सीधी चीज़ है, वहाँ आलूदगी कम होगी। और 1845 के बाद जब इंडस्ट्रीज़ बढ़ी तो बहुत सीधी सीधी बात है कि वहाँ पर जो पोल्यूशन है, जिसको अपन आलूदगी कह रहे हैं, वो उसमें इजाफा हुआ। अब इसका ताल्लुक़ इस नेचुरल सिलेक्शन से क्या है समझना है आपको। चलिए, यानी ये एक 1845 ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये मुल्क का नाम याद रखिए, 1845 ये ईयर याद रखिए, ठीक। दूसरा, यहाँ एक आपको मौत, अपने समझने के लिए एक तितली हम कह सकते हैं उसको, उस तितली का नाम याद रखना है। उसकी 2 स्पीसीज़ है। उसका जो जीनस है वो है बिस्टन, उसकी पहली स्पीसीज़, उसके स्पीसीज़ का नाम है बिट्यूलारिया। याद रखो बेटा, बिस्टन बिट्यूलारिया याद रहेगा। दूसरी जो स्पीसीज़ है इसकी, यह है बिस्टन कार्बोनारिया। चलिए बेटा, याद रखना है आपको, लिख लेना है या तो इसको। बिस्टन बिट्यूलारिया और बिस्टन कार्बोनारिया, ये 2 स्पीसीज़, एक मौत की है, मतलब एक फकड़ी की है, एक जिसे अपन तितली कहते हैं उसकी है। ये दोनों में क्या फ़र्क है, ये स्पीसीज़ में कौन सी तब्दीली है? इसमें का बिस्टन बिट्यूलारिया जो है, इसके जो विंग्स है, इसके जो पंख है, ये वाइट कलर के हैं। और कार्बोनारिया, जाहिर सी बात है, कार्बन ब्लैक होता है, इसी पे से इसको नाम दिया गया। इसके जो पंख है ये ब्लैक है। देखिए, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया कि ब्रिटेन में 1845 में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ आई, और ये ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ आई, उसके जो असरात इस नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड इस मौत पे जो हुई है, वो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसको हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं। इस मौत की 2 स्पीसीज हमने देखे, एक का नाम था बिस्टन बिट्यूलारिया, दूसरे का नाम बिस्टन कार्बोनारिया। ध्यान दे दो बेटा, बिस्टन बिट्यूलारिया जिसके विंग्स, पंख कैसे थे, वाइट, और बिस्टन कार्बोनारिया जिसके पंख ब्लैक। अब इससे क्या हुआ देखिए। अब 1845 से पहले मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि यहाँ जब एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम था, आलूदगी कम थी, तो वहाँ के जो दरख्त थे, वहाँ पे जो रोड साइड में या बाकी जगह जहाँ जहाँ भी दरख्त थे, इस दरख्तों के जो तने हैं, इस तने की जो छाल होती है उसको बार्क कहा जाता है। उस तने के छाल के ऊपर, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, तो वहाँ बड़े पैमाने पर इस पर लाइकेन था। क्या था बेटा इस पर? लाइकेन। याद रखो, लाइकेन क्या होता है, आपने इसको 11th में पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं। लाइकेन में 2 चीज़ें होती है, एक अलगी यानी काई, और दूसरा फंजी या फफूंद। ये 2 चीज़ें एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक, हमबाज तरीके से रहते हैं, और दोनों मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, नया जानदार तैयार होता है, जिसको लाइकेन कहते हैं। आपको समझने के लिए बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे इसको। घर में इसको मसाले के तौर पर, उसको कुछ लोग पत्थर का फूल कहते हैं, कुछ सेलज का फूल कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम, फूल उसे कहा जाता है इन शॉर्ट में, बालछड़ बोला जाता है उसको, ऐसे कई नाम है। ये लाइकेन मतलब वो जो मसाले में इस्तेमाल होने वाली चीज़, ये लाइकेन में ये 2 चीज़ है। इसमें ये जो अलगी है, ये इसके जो रेशे है, ये रेशे बाहर के एटमॉस्फेयर से, बाहर के माहौल से पानी को जज़्ब करते हैं,
और ये जो फंजा है इसकी खासियत सड़ी गली चीज़ों से ग़िज़ा तैयार करते हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ये इसको पानी मुहैया करता, उसके बदले ये इसको ग़िज़ाई ज़रूरत मुहैया करता। खैर इसको डिटेल में हमको जाना नहीं है, सिर्फ याद रखना है लाइकेन। अब लाइकेन का जो रंग होता है वो थोड़ा सा वाइटिश भूरे रंग के होते हैं लाइकेन। अब ये वाइटिश होने से क्या है, ये जो बार्क है इसका जो छाल है ये पौधे का, इस पौधे के छाल पर अगर यहाँ लाइकेन पूरी तरह से है तो उससे क्या होता, अब ये जो दोनों हैं बिस्टन ब्यूटालारिया, बिस्टन कार्बोनारिया, इनकी जो हैबिटेट है ये नॉक्टोरियल हैबिटेट है। नॉक्टोरियल हैबिटेट उसे कहते हैं कि जो रात के वक्त, आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं कि रात के वक्त भटकते रहते हैं, नॉक्टोरियल हैबिटेट बोलेंगे उसको, और दिन में सोते रहना। ठीक, तो जो नॉक्टोरियल हैबिटेट है जिसको कहेंगे रात में भटकंती करने वाले, रात में भटकने वाले, तो ये कीड़ा रात में घूमते रहता है। जैसे चिमगाडर को आपने देखे, नॉक्टोरियल हैबिटेट है उसकी। तो ये दिन में क्या होते हैं, दिन में इस पौधे के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, रात में अपने ग़िज़ा को हासिल करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब क्या होता था उस दौरान, जब 1845 के पहले, याद रखो आलूदगी नहीं थी, बड़े पैमाने पर इन पौधों के ऊपर लाइकेन मौजूद था, तो ये पौधों के तने तकरीबन वाइटिश होते थे, और ये दोनों भी जो मौत है ये इस तने के ऊपर जाकर अपना बसेरा बनाते, वहाँ जाकर रुक जाते। लेकिन इनको खाने वाले जो परिंदे हैं, ध्यान दो बेटा, अब जब इनकी शिकार करते तो यहाँ इस तने का जो रंग है वाइट है, इस ब्यूटिलारिया का भी रंग वाइट है, ये इसमें आसानी से छुप जाता, दिखाई नहीं देता। लेकिन कार्बोनारिया क्या होता, इस वाइट कलर में आसानी से दिख जाता, और आसानी से दिखने से परिंदे किसका शिकार करते, कार्बोनारिया का। बहुत सिंपल चीज़ है कि कार्बोनारिया वहाँ पर उस बार्क पर, उस पौधों के छाल पर, उस पौधों के तनों पर आसानी से दिखाई देता था, और जिसकी वजह से परिंदे क्या करते थे, इनकी शिकार करते थे, ये बच जाते थे। यानी एनवायरनमेंट में कैसा फ़ायदा हुआ देखिए, अपने आप जो तब्दीली थी उसका कैसा फ़ायदा हुआ, कैसे नेचुरल ने सिलेक्ट किया। उसकी वजह ये हुई कि 1845 से पहले बिस्टन ब्यूटालारिया की तादाद बिस्टन कार्बोनारिया के बनिस्बत बहुत ज़्यादा थी। याद रखो बेटा, क्या कहा मैंने, दोबारा एक बार रिपीट करूँगा इसको। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1845 में जब बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज़ लगी, बहुत सारी सनतें आई, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगी, और माहौल में आलूदगी फैली, एनवायरनमेंट आलूदा हो गया। और जब यहाँ पर आलूदगी फैली, जब यहाँ पर पोल्यूशन बढ़ा, पोल्यूशन बढ़ने से इन पौधों के तने पर ये जो लाइकेन था, ये लाइकेन धीरे धीरे ख़त्म हो गया, ये लाइकेन यहाँ पर नहीं रहा। अब लाइकेन नहीं रहा तो पौधे की जो तने थे, पौधे की जो बार्क थी, उसकी जो छाल थी वो ब्लैकिश थी। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब यहाँ पर ये लाइकेन नहीं रहा और ये जो ब्लैकिश जो छाल है इसकी, ये ब्लैकिश छाल, फिर वही ये ब्यूटालारिया और कार्बोनारिया क्या करते, यहाँ पर आकर अपना रुक जाते, यहाँ पर आके अपना मकाम करते। अब इसमें उल्टा हो गया, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर है, इस ब्लैक कलर में दिखाई नहीं देने लगा, उसके बनिस्बत ये वाइट कलर वाला ब्यूटिलारिया आसानी से डिटेक्ट होने लगा, आसानी से मिलने लगा। तो शिकारी परिंदे किसको खाते, किसको हासिल करते, वो ब्यूटिलारिया को। तो उसकी वजह ये हुई कि 1845 के बाद बिस्टन कार्बोनारिया की तादाद में इजाफा हुआ और बिस्टन ब्यूटिलारिया की तादाद कम हुई। समझ रहे बेटा, यानी यहाँ ये इसकी बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सिलेक्शन की, कि 1845 से पहले एक जो ये मौत है जिसको अपन बिस्टन ब्यूटिलारिया कह रहे हैं, इसकी तादाद का ज़्यादा होना, 1845 के बाद बिस्टन कार्बोनारिया की तादाद का ज़्यादा होना, ये इस बात को डिनोट करता है, इस बात को पेश करता है, इस बात को ज़ाहिर करता है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे कुदरत का इंतखाब होता है, कैसे कुदरत इंतखाब करती है। क्योंकि इनमें जो चेंजेस थे, इनमें जो तब्दीलियाँ थी, इसका वाइट कलर का होना और इसका ब्लैक कलर का होना, इसके पहले के इन्वायरमेंट के लिए ये सूटेबल था और इसके बाद के इन्वायरमेंट के लिए ये सूटेबल था। इस एतबार से पहले कुदरत ने इसका इंतखाब किया, बाद में कुदरत ने इसका इंतखाब किया। तो समझ गए बेटा, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज़म। इस एग्जाम्पल को लेकर, इस मिसाल को लेकर आपको दो चीज़ें लिखना है। नेचुरल सिलेक्शन एग्जाम्पल के साथ बोले तो ये एग्जाम्पल लिखना,
या कभी कभी इंडस्ट्रियल मेलानिज्म पर मुख्तसर नोट आती है या इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए, ऐसा सवाल आता है, तो आपको ये सब सारी चीज़ें लिखना है। बहुत मुख्तसर में मैंने इसको समझाने की कोशिश किया, आप इसको याद रखिए और जब एग्ज़ाम में पूछा जाएगा लिखिए। चलिए, यानी यहाँ पहला जो पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन, उसको हमने पढ़ा, कंप्लीट किया। दूसरा पॉइंट था नेचुरल सिलेक्शन, उसे कंप्लीट किया। तीसरा जो पॉइंट है इसका वो है आइसोलेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आइसोलेशन। आइसोलेट होना, उसके माने होते हैं अलग। यानी 3 पॉइंट पर ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी डिपेंड करती है। पहला पॉइंट था जेनेटिक वेरिएशन, जो अपने डिटेल वहाँ पढ़े थे। दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन, जो अभी हमने कंप्लीट किए। तीसरा है आइसोलेशन। आइसोलेशन के माने होते हैं अलग। यहाँ अलग से मुराद ये है कि कोई भी जानदार वो जिस ग्रुप में रहता है, ख़ास तौर से मेंडेलियन पॉपुलेशन में रहता है, और वो किसी वजह से वहाँ से अलग हो जाए, और अलग होने के बाद उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो, या तो नई स्पेसीज़ का आगाज़ हो जाएगा या तो वो जानदार वहाँ से उस दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आइसोलेशन इस तरह से इवोल्यूशन का या इर्तिका का सबब बनेगा। आइसोलेशन की अहम 2 वजह होती है। आइसोलेशन की अहम 2 वजह होती है। एक को कहा जाता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जोग्राफियाई आइसोलेशन, जोग्राफिया लीजिए। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव, तौलीदी अलैदगी। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको डिटेल में देखते हैं। जियोग्राफिकल आइसोलेशन बहुत मुख्तसर है अपने यहाँ। जैसे माहौल में अगर कोई तब्दीली आ जाए और उसकी वजह से अगर आइसोलेशन होता है तो उसको हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जैसे जोग्राफियाई तौर पर जैसे कुछ रिवर्स नदियाँ होती है, उसकी वजह से परिंदों के 2 ग्रुप बन जाते हैं, बाढ़ आ जाए बीच में से, कुछ इधर ग्रुप होगा कुछ उधर होएगा। कुछ माउंटेन्स होते हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ है, और ऐसी कुछ चीज़ है, समंदर है। इसकी वजह से जोग्राफियाई तौर पर जानदारों के 2 अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, और वहाँ पर जो जानदार है 2 नए अलग अलग स्पीसीज़ में वो हो जाएंगे। एक डार्विन्स फिंचेस बोलकर एक परिंदे का नाम है, एक बर्ड है वो। उस डार्विन्स फिंचेस में वो एक थ्योरी में उसका डार्विन ने जिक्र किया, उसकी जो चोंच है वो अलग अलग इलाकों में एक ही स्पीसीज़ के जानदार हो, लेकिन अलग अलग स्पीसीज़ में, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की जो ग़िज़ा है जो उसको मिलती है, वो उसके एतबार से उसमें जो चेंज है, तो तकरीबन उसमें 7 वेरिएशंस पाए गए। कितने? 7। यानी डार्विन फिंचेस इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इवन हम अपनी तरफ पाए जाने वाले जानदारों को भी अगर देखेंगे, किसी भी स्पीसीज़ को देखेंगे, तो इलाकाई एतबार से, हर इलाके के एतबार से एक ही स्पीसीज़ के, जैसे 4 पैरों पे चलने वाले जानदार, इवन इंसानों की भी अगर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ का जैसे एनवायरनमेंट होगा, जोग्राफियाई माहौल जहाँ का जैसे होगा, उस एतबार से कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ के लोगों में पाए जाएंगे। वहाँ के लोगों में उस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। पहाड़ों पर रहने वाले लोग अलग, मैदान में रहने वाले लोग अलग, दूसरी जगह सर्द माहौल में रहने वाले अलग, गर्म माहौल में रहने वाले अलग। हमने इसीलिए देखे होंगे कि दुनिया में जो जानदार है, दुनिया में जो इंसान भी है, उनमें कुछ जो चेंजेस है, वो चेंजेस जो है ये जोग्राफियाई आइसोलेशन की वजह से पाए जाते हैं। ठीक। दूसरा रिप्रोडक्टिव, जिसको अपन तौलीदी आइसोलेशन कहते हैं। ये तौलीदी आलूदगी जो है, इसकी बहुत सारे वजूहात होते हैं। जैसे जानदारों में जो अमल तौलीद होता है, इस जानदारों में होने वाले अमल तौलीद में अगर किसी तरह से कोई रुकावट आ जाए, या वो जानदार कोई और रीज़न से, कोई और वजह से रिप्रोडक्शन कर ना पाए, और उसकी वजह से अगरचे जैसे कोई स्ट्रक्चरल चेंज है, साख्ती तब्दीली है, या और कोई दीगर चेंजेस है जिसकी वजह से वो जानदारों में अमल तौलीद नहीं हो रही है, तो उस तब्दीली को, उस चेंजेस को जो है, उस आइसोलेशन को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहा जाता है।
अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है इसको बाद में दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक को प्री मीटिंग कहा जाता है, यानी जानदारों में मेल एंड फीमेल के अंदर जो मीटिंग होती है, जो अफजाइश नस्ल के लिए दो नर और मादा आपस में मिलते हैं, उसके पहले अगर वहाँ आइसोलेशन हो तो उसको प्री मीटिंग कहा गया, या इसको प्री ज़ाइगोटिक भी कहा गया। यानी उनके मीटिंग के बाद जो तैयार होगा उसको ज़ाइगोट कहा जाता है, इसको प्री ज़ाइगोटिक कहा जाता है। दूसरा जो होता है इसको पोस्ट ज़ाइगोटिक कहते हैं या पोस्ट मीटिंग कहेंगे। ठीक है, इसकी ये दो टाइप्स याद रखिए। प्री ज़ाइगोटिक में कुछ बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला इसका रीज़न, पहली वजह इसकी ये है, हैबिटैट। हैबिटैट उसके मस्कन को कहा जाता है। अब एक जानदारों का ग्रुप है, उस जानदारों में चंद या एक हाथ कोई जानदार ऐसा है कि वो इस जानदारों से अलग मस्कन में रहता है। अब अगर वो अलग मस्कन में रहता है, वो अलग हिस्से में रहता है, तो जाहिर सी बात है ये दूसरे ग्रुप से उसका कांटेक्ट नहीं आएगा और उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। और अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार क्या बना, उसका हैबिटेट बना। यानी ये पहला, इसको इकोलॉजिकल आइसोलेशन भी कहा जाता है। दूसरा सीजनल कहते हैं उसको, या इसी को टेम्पोरल बोला जाता है। याद रखिए, इसको इकोलॉजिकल भी बोला जाता है। ये क्या चीज़ होती है, जैसे दो जानदार है एक ही नूह के, लेकिन उन दोनों में जो मैच्योरेशन पीरियड है, बालिग होने का जो टाइम पीरियड है, वो अगर अलग अलग वक्त में हो तो वो दो जानदार चाहकर भी आपस में अमल तौलीद नहीं कर सकते हैं, उनमें मीटिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए इस आइसोलेशन को सीजनल कहा गया। एक सीज़न, एक वक्त, एक टाइम पीरियड जिसमें उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो डिफरेंशियल है, अलग अलग है। उसके बाद में इसी की एक टाइप्स होती है, उसको इथियोलॉजिकल कहते हैं। जैसे हैबिटेट है, ये इसकी परमानेंट हैबिटेट होती है, लेकिन इथियोलॉजिकल में ऐसा होता है कि वो जानदार एक ग्रुप में तो रहता है, लेकिन उसका जो एटीट्यूड है उसका जो रहन सहन है वो सबसे अलग, सबसे हटकर, वो किसी में मिक्स होना ही नहीं चाहता। अब अगर वो किसी में मिक्स होना ही चाहता है तो ये रिप्रोडक्शन उसके साथ नहीं होगा किसी जानदार का, और ये इस प्री मीटिंग या प्री ज़ाइगोटिक आइसोलेशन का सबब बनेगा। इसको इथियोलॉजिकल कहा जाता है। और इसमें कि लास्ट जो है इसकी टाइप्स, उसको मैकेनिकल कहते हैं। इस मैकेनिकल में जैसे किसी जानदार की कोई साख, कोई स्ट्रक्चर अगर बदल जाए, रिप्रोडक्शन करने वाले, अमल तौलीद करने वाले जो उज़ू होते हैं, उनमें कोई तब्दीली आ जाए, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और उसकी वजह से वो अपने ही जैसे नूह के, अपने जैसे स्पेसिस के जानदारों के साथ अगर रिप्रोडक्शन कर ना सके, तो ये सब वजूहात जो है तो ये प्री मीटिंग आइसोलेशन की होगी। यानी उसका मस्कन हो सकता है, उनका मैच्योरेशन पीरियड, बालिग होने का पीरियड हो सकता है, किसी जानदार की स्पेशल अपने अलग से जो पहचान रखने की जो सलाहियत वो हो सकती है, या कोई जिस्मानी या अमल तौलीद के एतबार से अगर कोई साख्त में तब्दीली होती है, उसको मैकेनिकल कहा जाता है। ये पॉइंट्स, यानी ये 4 पॉइंट जो है ये प्री मीटिंग आइसोलेशन के सबब बनते हैं, जिसकी वजह से जो है तो अगर वो आइसोलेट जानदार हो गया और अगर वो दूसरे जानदारों के साथ, किसी दूसरे नूह के जानदारों के साथ रिप्रोडक्शन अमल तौलीद करने में कामयाब हो गया, तो एक नई स्पेसीज़, एक नए नूह का आगाज़ होगा, या फिर ये स्पेसीज़ एक्सटेंड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। समझ में आ गया आपके? ये हो गया प्री मीटिंग या प्री ज़ाइगोटिक। उसके बाद में जो है पोस्ट ज़ाइगोटिक जो है, या ज़ाइगोट यानी मीटिंग के बाद जो आने वाली तब्दीली, उसको पोस्ट ज़ाइगोटिक कहा जाता है। एक इसके जैसे टाइप से, उसमें इसकी जो पहली किस्म है वो है गैमेट्स की मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के माने होते हैं मौत, याद रखिए। नेटेलिटी पैदाइश, मोर्टेलिटी शरह अमवात।
अगर जो गैमेट्स है नर और मादा जवाजे, अगर ये किसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तैयार तो होते हैं लेकिन वो डेड हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने से पहले, जाइगोट तैयार नहीं होगा उसकी वजह से, तो ये गैमेट्स तैयार तो हो रहे हैं लेकिन वो मोर्टल हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उसे जो है तो उससे यानी ये आइसोलेशन का सबब बनेगा। दूसरा, ये गैमेट्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी मीटिंग हो रही है लेकिन अगर ये जाइगोट जो है, ये जाइगोट में मोर्टेलिटी हो जाती है, यानी जो जगता तैयार हो रहा है वो ख़त्म हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है, तो नए जानदार नहीं आएंगे, वो आइसोलेशन का सबब बनेगा। तीसरी चीज़ होती है कि अगर दो अलग अलग नूह के जानदार जिनमें कैरेक्टर्स एक जैसे हो, खुसूसियात एक जैसी हो, वो अगर आपस में रिप्रोडक्शन कर लेते हैं तो नई जो स्पेसीज़ आएगी, नई जो स्पेसीज़ का वजूद होगा, उस स्पेसीज़ को हम हाइब्रिड कहेंगे, मखलूत स्पेसीज़ कहेंगे। और वो जो मखलूत स्पेसीज़ है जिसको अपन हाइब्रिड स्पेसीज़ कह रहे हैं, ये हाइब्रिड स्पेसीज़ जो है, ये हाइब्रिड स्पेसीज़ जो है अगरचे स्टेरिलाइज हो, मतलब बांझ हो, स्टेराइल हो, सॉरी, तो जाहिर सी बात है इनसे भी नए नूह का आगाज़ नहीं होगा। और ये सब सबब, ये सारे पॉइंट जो है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी तौलीदी अलायदगी के सबब बनेंगे, तौलीदी अलायदगी के ये जिम्मेदार रहेंगे। इस तरह से जो आइसोलेशन है इसको पहले आप दो हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, एक जोग्राफियाई आइसोलेशन, एक रिप्रोडक्टिव। जोग्राफिया में जैसे कोई रिवर्स है, माउंटेन वगैरह वगैरह, इस तरह से जोग्राफियाई चीज़ों की वजह से अगर जानदार आइसोलेट होता है, अलहदा होता है, उसको जोग्राफियाई आइसोलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल बहुत सारे, एक डार्विन फिंचेस नाम के परिंदे की एग्जाम्पल दीजिए जिसमें उसकी 7 टाइप्स की उसकी चोंच है, वो मुख्तलिफ इलाके में उसका आइसोलेशन होने से वो पाई गई। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को दो हिस्सों में तकसीम कीजिए, प्री मीटिंग या प्री जाइगोट, जाइगोट तैयार होने से पहले वाली, और पोस्ट मीटिंग या जाइगोट तैयार होने के बाद वाली। प्री मीटिंग में 4 टाइप्स या 4 वजूहात है उसके, एक हैबिटाट उस जानदार का मस्कन है, उसके बालिग होने का टाइम पीरियड है, उसकी जो आदतें हैं इथियोलॉजिकली वो अगर किसी से अलग बिहेव करता है, या मैकेनिकली उसकी साख्त के एतबार से अगर कोई तब्दीली पाई जाती है उसके जिस्म के अंदर या तौलीदी अज़ू के अंदर। पोस्ट जाइगोटिक के अंदर जो है अगर गैमेट्स जवाजे अगर ख़त्म हो जाते हैं, जवाजों की मॉर्टेलिटी है, जाइगोट अगर ख़त्म हो जाता है जाइगोटिक मॉर्टेलिटी कहलाएगा, या फिर जो हाइब्रिड फॉर्म हो रहा है, जो मखलूत जानदार पैदा हो रहे हैं वो कैसे हो, स्टेराइल हो, वो बांझ हो, तो ये सारी चीज़ें इस आइसोलेशन का सबब बनेंगी। और इस मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अंदर जो है तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसके ऊपर ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ये कहती है कि जानदारों में इर्तिका हुआ है और वो कैसे हुआ है। इसके 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। पहले जेनेटिक वेरिएशन को पढ़े, उस जेनेटिक वेरिएशन में मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने डिटेल में उसको समझाने की आपको कोशिश किया, जिसमें म्यूटेशन था, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए उसके बाद में अभी अपन ने नेचुरल सिलेक्शन को पढ़े, कुदरत का इंतखाब, उसमें एक बेस्ट एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलानिज़म में बिस्टन ब्यूटुलारिया और बिस्टन कार्बोनारिया इस मौत की दी है अपन ने, जो ब्रिटेन में हुआ। और उसके बाद आइसोलेशन जो है, ये आइसोलेशन में 2 टाइप्स उसकी पढ़े, जोग्राफियाई या जियोग्राफिकल आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। फिर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की ये सारे वजूहात, ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर अपने नोट डाउन किए। यहाँ पर ये चैप्टर का ये पार्ट्स ख़त्म होता है और इन शॉर्ट में ये चैप्टर आपके सिलेबस, इस साल के सिलेबस के लिए इतना ही था, यानी ये सिलेबस के एतबार से ये चैप्टर भी यहाँ ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह ताला नए लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।